अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर के स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है फेसबुक पे, डायबिटीज़ पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट इंटर्निस्ट। और मेरे साथ मिस नादिया शेख भी तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जो बातचीत करेंगे वो बड़ी उम्र के अफराद में जो ज़ियाबीतस होती है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे करेंगे। मिस, आप पहला सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें जो डायबिटीज़ होती है वो उनको मुख्तलिफ़ तरीके से इफ़ेक्ट करती है, यानी कि कुछ अलग किस्म की डायबिटीज़ होती है या सिमिलर होती है, कैसे आप इसको गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, जो डायबिटीज़ ओल्डर एज के अंदर होती है, सबसे पहले ये डिफ़ाइन करें वो ओल्डर एज क्या है, ओल्ड एज क्या है, कहाँ से लिमिट है, यानी कि कहाँ से हम कहते हैं कि ये बंदा बूढ़ा है। लेकिन आजकल तो 40 साल के भी बूढ़े होते हैं, हो सकते हैं तो जो लेकिन और कोई 70 साल का जवान भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो उम्र का ताल्लुक आपकी फीलिंग के साथ, आपके जहन के साथ और फिजिकल हेल्थ के साथ है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हाँ, इसमें जब बात कर रहे हैं कि जो 65 ईयर्स एज से हम कहते हैं ये बंदा एल्डरली, हम उसको कंसिडर किया जाता है, जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। तो इसकी जो डायबिटीज़ है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आमतौर पर हम कहते हैं कि डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर जो डायग्नोज करते हैं, कहते हैं जी हमारा आपका HbA1c को अगर आपका 6.5 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको हो गई है। और फास्टिंग शुगर को भी चेक करते हैं, पोस्ट मील को भी करते हैं। तो एल्डरली पेशेंट के अंदर जो HbA1c वो डिसेसिव होता है, यानी वो आपको धोखा दे जाता है, वो आपको सही बताता नहीं है कि आपकी शुगर लेवल क्या हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि उनमें आमतौर पे खाना खाते हैं, कुछ कमज़ोरी होती है, खून की कोई कमी होती है। जब एनीमिया होता है तो ये आपका HbA1c फॉल्सली हाई आ जाता है, तो वो टू रिफ्लेक्टिव नहीं होता, यानी सही तौर पे आपको बता नहीं सकता कि आपकी HbA1c है क्या, यानी इसका ताल्लुक उससे भी होता है। दूसरा जो होता है कि इसमें और सारे कुछ लोगों में किडनी प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, यानी उनके गुर्दे इफेक्ट होते हैं, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, शुगर की वजह से उनको पता ही ना हो, तो उसकी वजह से भी जो फाल्सली आपकी जो शुगर जो HbA1c इफेक्ट करती है, क्योंकि किडनी डिजीज़ के अंदर भी आपकी सही तस्वीर पेश नहीं होती हीमोग्लोबिन A1c की, और एनीमिया के अंदर यानी खून की कमी के अंदर भी नहीं सही पिक्चर होती है। हम इसमें फास्टिंग को क्राइटेरिया मानते हैं, यानी जो ब्लड शुगर फास्टिंग है उसको हम कहते हैं, अगर वो उनकी हद से ज़्यादा यानी 126 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये डायबिटीज़ है। तो इसमें आमतौर जो क्राइटेरिया है वो फास्टिंग को देखा जाता है, पोस्ट मील को भी देखा जाता है, लेकिन HbA1c पे हम उतना रिलाय नहीं करते। दूसरा है कि इनमें जो मेयार है ना कंट्रोल का, वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। मतलब एक बंदा 65 साल का है और वो हेल्दी है, भागा फिरता है, वॉक करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो उसके लिए मेयार हम तकरीबन हम कहते हैं कि अपना जो HbA1c वो 7.5 से नीचे 7.5 मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं जो जिनको डायबिटीज़ है, कुछ और भी मसले हैं, लेकिन वो उनके अंदर कोई अपनी बात को समझ नहीं सकते, जिसको हम कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी कहते हैं, यानी माइल्ड सा कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, यानी चीज़ें भूल जाते हैं और लोगों से बिहेवियर में भी तब्दीली आती है, कोई अपनी ख़ुद तौर पे डिसीजन नहीं कर सकते, जिसको हम एग्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं, तो ये उनमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनमें हम थोड़ा सा मेयार थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, हम कहते हैं भी 8% तक रख लो। और जो लोग बिल्कुल ही एल्डरली होते हैं, जिनको चला भी नहीं जा रहा, फ्रेलिटी की जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी चलने में फिरने में मुश्किल है, बिल्कुल भूल जाना है, किसी पे डिपेंडेंट है कि यानी कि उनको दवाई दे वो ले सकते हैं, अपने तौर पे कोई काम करे, तो उसमें हम कहते हैं 8.5 से तक भी रख लें तो A1c उनका है। तो हर इनमें हम उतनी सख्ती से नहीं चलते जितना एक जवान आदमी के अंदर हम क्योंकि वो मैनेज नहीं कर सकते ना, मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी उसमें आ जाती है। तो इसीलिए ये जो डायबिटीज़ है इनकी डिफरेंट होती है। इसमें हम जो ट्रीटमेंट है वो भी हम मुख्तलिफ रखा होता है। इनमें ट्रीटमेंट टारगेट्स जैसे मैंने बताया वो मुख्तलिफ हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मुख्तलिफ होते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो हमें बाज़ दफ़ा
नहीं पता चलता, वो माइनर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाती है, MCI जिसको हम कहते हैं, कि उनको हल्की सी मतलब कि चीज़ भूलने की बीमारी होगी, नाम भूल गए, लफ्ज़ नहीं मिलता, जगह नहीं पहचानते, तो हल्का सा वो कई दफ़ा हम उसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। अगर वो ऊपर से अगर इनको ऐसे मरीज़ों को कभी बुखार हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उनके वो मेंटल फंक्शन देखा ना वो बिल्कुल डिटीरिएट कर जाते हैं, तो जिसको हम डिलीरियम भी कहते हैं, डिलीरियस स्टेज में चले जाते हैं, तो हिजान जिसको कह सकते हैं, या जिसको नसियान भी किसी हद तक थोड़ा बहुत कहा, जैसे जो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें जो बूढ़े बंदे हैं इनको बड़ा ही केयरफुली हमें मैनेज करना पड़ता है। मगर मैं अगर किसी को कहूँ कि ऐसे बूढ़े बंदा है जिसको HbA1c हमने जो 6.5 रखना है या बहुत नीचे रखना है, उसकी शुगर हमने बहुत टाइट रखनी है, ठीक, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा फिर कि उस बंदे में लो ब्लड शुगर लेवल आएंगे जब टाइट के लिए जाएंगे, और लोअर ब्लड शुगर लेवल का एक भी एपिसोड कोग्निटिव फंक्शन जो आपके दिमागी अफ़ाल हैं उसको मुतासर करता है। एक भी एपिसोड हो जाए वो कोग्निटिव डिसफंक्शन का ख़राब होने का बायस बन जाता है, तो इसलिए हम इतना टाइट नहीं जाते, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं जिसको हमारा 65 प्लस, नॉर्मली भी मैंने देखा वो मीठा ज़्यादा है, उनको क्रेविंग, ऐसा मुझे लगता है वो कहीं होता है कुछ ऐसा उनकी, क्योंकि देखें डाइटरी उसमें दूसरा जो हमें जो प्रॉब्लम आता है ना कि जो इन लोगों के अंदर जो डाइटरी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, डाइटरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। कई दफ़ा ऐसे हमारे यहाँ क्योंकि माशरती तौर पे ऐसे है कि जो बूढ़े हैं उनका कुछ ख्याल जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो रखने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम हमें वहाँ पे आता है ख़ास तौर पे वेस्ट में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड होम्स के अंदर रह रहे हैं, जो अलोन रहते हैं उनके अंदर, और ख़ास तौर पे जो लोग कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं, कोई जो जहन के डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, नींद की दवाई ले रहे हैं, तो उनमें फिर बड़ा प्रॉब्लम आता है। यानी उनके लिए खाना बनाना, खाने तो को अप्रोच करना, खाने पीने के टाइमिंग वक्त पे अपना खाना खाना, स्नैकिंग करना और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा अपने टारगेट्स और रिलैक्स कर देते हैं। बुज़ुर्ग ज़ियाबीतस अफराद को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल इनके बहुत सारे होते हैं। मसाइल सबसे जो बड़ा मसला इनके लिए होता है कि इनके लिए ख़ास तौर पे जब हम जो प्रॉब्लम आना हम जिस चीज़ हमें डर आ रहा होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी ब्लड शुगर लेवल इनका लो ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक भी ब्लड शुगर लो होने से इनके दिमागी अफ़ाल मुतासर हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता कि अगर ब्लड शुगर लो होने की वजह से वो गिर जाएं और वो चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो एक क्रिपलिंग स्टेट में चले जाएंगे, यानी वो बेड पे चले जाएंगे, उनका चलना फिरना और महदूद हो जाएगा, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इन लोगों में फॉल्स ज़्यादा होते हैं, इनमें जो फ्रैक्चर की शरह ज़्यादा होती है। तीसरा जो चीज़ होती है कि इन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होने का पता नहीं चलता, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो जाती है अगर पुरानी डिजीज़ चल रही है। और इस उम्र में आम तौर पे ख़ास तौर पे अक्सर लोगों को हार्ट डिजीज़ भी हुई होती है, साथ न्यूरोपैथी भी होती है, पाँव का अल्सर भी हुआ होता है, या पाँव में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और गुर्दे भी ख़राब होते हैं, तो दवाइयाँ भी बड़ी एहतियात से हमें देनी पड़ती है। ये सारी जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं वो काफ़ी सारी साथ चल रही होती हैं। डॉक्टर इम्तियाज़, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये पता चला कि हम एग्रेसिव टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर एल्डरली में नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त, ये बहुत अच्छे एक फ़िक्रे में आपने सारी बात को समो दी है कि हम वो उतने एग्रेसिव ना ब्लड प्रेशर में उतना टाइट कर सकते हैं, ना ब्लड शुगर कंट्रोल में कर सकते हैं। और देखा ना एक आदमी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक 70 साल का 75 साल का आदमी है, आप उसमें टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करके क्या हासिल करेंगे? उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो जो बचनी होगी वो 10-20 साल बाद जाके उसको फ़ायदा होगा। तो उस लिए उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेहतर बनाएं, ताकि जो उसकी जो ज़िंदगी है वो उसके जो उन सालों को बेहतर हम तरह पे रखें, तो उनको तकलीफ़ से कम तकलीफ़ के अंदर दें। यानी वो हम में इलाज का मकसद हमारा वो एक स्टेज पे आके कॉम्प्लिकेशन से बचना नहीं होता, हमें इलाज से उस इलाज का मकसद होता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। डॉक्टर साहब, आपने अभी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि 40 साल के भी कई बूढ़े होते हैं, ऐसा आपने कहा। मैं आपके क्लिनिक पे यहाँ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कुछ लोग आ रहे होते हैं, औरतें और मर्द, वो वाकई
चेहरे से इतने बूढ़े नहीं लग रहे होते, स्किन से, जिल्द से इतने नहीं लग रहे होते, मगर उनका चलना फिरना दूभर हुआ होता है, वो अक्सर ओवरवेट होते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो बता रही होती है कि उनका चलना फिरना मुश्किल है। तो ये जो एक्टिविटी लेवल है या कोई और ऐसे वजूहात जिसमें छोटी उम्र में ही बुढ़ापे जैसे मसाइल सामने आ जाए? ये बड़े एक कॉमन सा प्रॉब्लम हमें जो बहुत फेस करना पड़ता है, और मैं क्लिनिकली प्रैक्टिस में ख़ास तौर पे जो औरतें हमारे मुल्क में ना वो अपनी उनको सेहत से गाफिल है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि औरत के सर पे ख़ानदान है और एक ख़ानदान पे पूरा माशरा है और पूरे माशरे पे पूरा मुल्क है, तो औरत अपने सेहत का ख्याल यहाँ नहीं रखती। अक्सर औरतें कई वजूहात की बुनियाद पर ओवरवेट हो जाती हैं, वज़न ज़्यादा होता है, उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। Exactly. उनको एहसास भी नहीं होता, उसको वो सेहत कह रहे होते हैं। अगर हमारे कल्चर में ऐसे भी है कि जैसे कोई उम्र जैसे बढ़ती है, कोई सास बन जाती है, तो फिर वो एक गद्दी पे बैठ जाती हैं और सब काम उसके वहीं बैठे बैठे होते हैं, वो हिलना जुलना चलना फिरना पसंद नहीं करते। बिल्कुल ये भी है, और उनकी मूवमेंट, अच्छा जो वॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे जो औरतों के अंदर, और ख़ुराक में अपने बैलेंस ख़ुराक का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक औरत है, उसने अगर बच्चों को पाल ली, छोटे बच्चों को पाल ली, उसने बच्चों का बचा कुचा भी खा लेना ताकि वो खाना ज़ाया ना जाए। अपनी खुराक का उसका ख्याल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद उसकी जो डाइट है वो अफेक्ट करती है, ओवरवेट हो जाती हैं। और ओवरवेट होने से क्या होता है कि उनको शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, जोड़ों के मसाइल आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है वॉक करें, ये होती नहीं है, वज़न इतना ज़्यादा हो चुका होता है। और शुगर के लिए आपको पता है कि जो वॉक का एक अपना रोल है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रोल है। ये कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी की उनको आदत नहीं होती है, और उम्र के उस हिस्से में जब उनको कहा जाता है कि आप ये फ़िज़िकल एक्टिविटी करें तो वो बिल्कुल इसके नाकाबिल होती हैं, यानी वो एक बुढ़ापे की स्टेज पे कदम रख देती हैं। यही वजह है कि जब अपने क्लिनिक में आप मेरे रूम बाहर आउटडोर पेशेंट में देखते होंगे कि औरतों की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 70 to 80% जो ख़वातीन हैं ब्लड शुगर की वो औरतें हैं। और तीसरा जो सोशल इशू है कि औरत बेचारी को वॉक पे ले जाने वाला कोई नहीं है, वो अकेली कहाँ जाए, किस पार्क में जाए। जो खामद साहब है वो तो अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं या मज़े से सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको जी शुगर नहीं है। तो औरतें भी इकट्ठी चली जाएं, औरतें इकट्ठी चली जाएं। अगर बल्कि वॉक के लिए या हम जो भी कहते हैं कि हम तो ये कहते हैं कि कोई भी एक पार्टनर जो आपका दोस्त, जिसको वॉक का शौक़ हो या फिज़िकल एक्टिविटी का शौक़ हो, उसको दोस्त बनाएं, उसको सहेली बनाएं और उसके साथ आप जाएं। वो आपको मोटिवेट करता है, साथ साथ तो उसके लिए आपकी जो है फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल बेहतर हो जाता है। औरतों की बनती भी तो नहीं है अक्सर एक दूसरे से। अच्छा, ये भी मसला है, मगर देखें एक दूसरे की बुराई तो कर ही सकते हैं ना, गीबत तो कर ही सकते हैं। उससे तो मोटापा और आएगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब अगर सुबह या जिस वक्त भी शाम वॉक करें उससे भी, और ये थोड़ी योगा या स्ट्रेचिंग या इस तरह से कुछ तंजीमें हैं जो इकट्ठे औरतों को अलग और मर्दों को अलग अलग योगा कराते हैं, उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, कुछ करना कुछ ना करने से बहुत बेहतर है। बेसिकली जब आप ग्रुप में एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन का लेवल होता है। आपके साथ बहुत सारे होते हैं जो कुछ थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक मोटिवेशन रहती है। तो बजाय कि आप अकेले आप पोस्टपोन कर देंगे, ऐसा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और कभी नहीं करते, बिल्कुल नहीं जाते। जरूरी भी नहीं लगेगी। और ख़ास तौर पे जब हम बूढ़े आदमियों की बात करते हैं तो बूढ़ों के लिए भी उनका जो जॉइंट मोबिलिटी उनके अंदर कम होती है, तो हम और मसल मास भी कुछ लोगों के अंदर डिक्रीज़ कर जाता है। तो उनमें ये देखा गया है कि अगर आप वॉक या लाइट फिज़िकल एक्टिविटी भी करें तो उनको उनकी सेहत बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे जब भी लोग जब 60 को क्रॉस करते हैं या उससे पहले, मैं कहता हूँ कि अगर आप शुरू से वॉक करते हैं या शुरू से फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप 80 साल की उम्र में भी करते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुरू ही 65 की एज से करेंगे तो फिर जाहिर है कि प्रॉब्लम तो होंगी। और अगर डॉक्टर साहब कोई ना करता रहा वॉक और एक्सरसाइज, और अगर 60 के बाद जब रिटायरमेंट एज आती है तो फिर शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको बढ़ाएं, तो इसकी भी आप देते हैं इजाज़त? बिल्कुल इजाज़त देते हैं। और लेकिन ये है कि स्टर्नस एक्सरसाइज शुरू में ना करें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि दिल का मर्ज़ कोई ना हो, वो
वेट उठाने चले जाएं और बड़े बड़े वो जंपें लगाना शुरू कर दें, तो उससे पहले अपनी इजाज़त ले लें डॉक्टर से कि हम इतनी फ़िज़िकल स्टर्नेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, सख्त एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो उनकी इजाज़त के बाद अपनी एक्सरसाइज को बतदरीज बढ़ाएं। और मैं ख़ुद जब पार्क में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग 70 साल के भी जो बुज़ुर्ग हैं वो बिल्कुल भाग रहे होते हैं और कई सालों से मुझे नज़र आ रहे होते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी चल रहे होते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको पे बैक करती है और मुनाफे के साथ। डॉक्टर साहब, ये जो आप फरमा रहे थे कि मर्द जो हैं वो इकट्ठे चले जाते हैं, औरतें जो हैं वो कैसे जाएं, तो अगर कोई बेटा, बहू, बेटी या मियाँ बीवी वो इकट्ठे चले जाएं तो इसमें क्या चीज़ माने है? कोई माने नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लोग, हमारे माशरे में लोग इंतज़ार करते हैं कि जब मुझे डायबिटीज़ होगी तब मैंने पार्क में जाना है। तो घर के जो अक्सर जो सेहतमंद अफराद हैं वो कहते हैं अम्मा जी को शुगर है या बाबा जी को शुगर है, वो वाक़ के लिए जाएँ, हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम तो सोएंगे, हम नींद का मज़ा क्यों न उठाएं, जब हो जाएगी देख लेंगे। तो ये एक अप्रोच जो है कि ये प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है। यहाँ पे हम बीमारी के होने का इंतज़ार करते हैं कि कब बीमारी हो और तब इलाज शुरू करें। डॉक्टर साहब, अगर ये जो चीज़ें आपने बताई हैं खाने पीने से मुतालिक, लाइफस्टाइल से मुतालिक, वॉक से मुतालिक, अगर ये कोई अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले डायबिटिक फ़र्द, चाहे बुज़ुर्ग ही हो, तो उसकी अद्वियात की ज़रूरत कम हो जाएगी? बिल्कुल ज़रूरत कम हो जाती है। और जो अद्विया देखें, जो बेसिकली हम जब भी बात करते हैं कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो आपके 70% इलाज को अहाता करता है, यानी आप 70% इलाज, जैसे मैं इसकी मिसाल सिंपल इस तरह देता हूँ कि एक आदमी का उसकी ज़रूरत 1000 रुपया रोज़ है, तो आप उसको कह जी तुमने 300 में गुजारा करना है, तो वो तो गुजारा तंगी में करेगा ना, ठीक है ना। तो उसका तो आप इसी तरह जब आप 70% इलाज को, जो आपका लाइफस्टाइल है, डाइट एक्सरसाइज को आप ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ गोलियों पे इन्हिसार करते हैं, तो फिर आप तकलीफ़ में गुजारा करेंगे। बुज़ुर्गों को कौन सी दवाइयाँ देना आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, बुज़ुर्गों में जो दवाइयों का इंतखाब, जो ख़ास तौर पे जो शुगर की अद्वियात, वो बड़े एहतियात से देनी पड़ती हैं। यानी हम ऐसी अद्वियात का इंतखाब करते हैं कि जो शुगर लेवल लो ना करें। मतलब जैसे सल्फोनाइल यूरिया हम कहते हैं ऐसे सल्फोनाइल यूरिया दें जो बिल्कुल शॉर्ट एक्टिंग हो, लंबे अरसे में, खुदा ना खासा अगर शुगर लो भी हो जाए तो लंबा हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। जैसे ग्लिकलाजाइड हम दे सकते हैं, या एक और अद्वियात हैं जिसको हम रिपैग्लिनाइड्स कहते हैं, वो हम दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज जिसको है वो भी हम दे सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ग्लूकोबे है, ये भी लो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी वो जो शुगर को लो नहीं करती, वो अद्वियात का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है और उनको इस्तेमाल करवाई जा सकती सेफली, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एक शुगर लेवल को एक ऑप्टिमल लेवल पे रखना, ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उस लेवल पे रखने के लिए हमें, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए, शुगर लो नहीं होनी चाहिए। सो ऐसी अद्वियात और ऐसी इंसुलिन का इंतखाब करते हैं, जैसे ग्लार्जिन है, बेजल इंसुलिन है, हम वो देते हैं अगर इंसुलिन की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम बहुत लो डोज में हम इंसुलिन को शुरू करते हैं। तो मकसद यही है कि शुगर लो कम ना हो, तो वो हमारी ये सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि ऐसी अद्वियात दें जो शुगर कम ना करें। डॉक्टर साहब, ये जब बुज़ुर्ग जो हैं उनकी हड्डियां भी, मैस कम होता है, भुरभुरी हो रही होती हैं, तो ये जो मूवमेंट है, चलना फिरना है, उससे उनकी हड्डियों पे और ख़ास तौर पे आउटडोर सूरज में उससे कोई फ़ायदा होता है? देखिए, धूप में आपको निकलना, आपको पता है कि उसको विटामिन डी हमें हासिल होता है और विटामिन डी हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पे जो एल्डरली मोबाइल हैं, जो चलते फिरते हैं, उनकी हड्डियों में जो टूट फूट है वो कम होती है, यानी उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जैसे हम एक बच्चे को, इसकी मिसाल ऐसे लें कि एक पालने में या पंगूड़े में रखें और उसको चलने ना दें, और एक बच्चा जिसको हम चलाते हैं तो, और वो जूं उसको पकड़ के भी चलाते हैं, वो गिरता भी है फिर चलाते भी हैं, तो जूं चलने से उसकी हड्डियों में मजबूती और ताकत आती जाती है। तो इसी तरह जब हम चलते हैं, अगर हम एक बंदा बेड रिडन है, उसके अंदर उसका बोन लॉस ज़्यादा होगा, बोन उनकी कमज़ोर होती जाएंगी और फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा होते जाएंगे। अगर वो बंदा मोबाइल रहेगा, चलता फिरता रहेगा, तो उसकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। बुज़ुर्गों में जब आप इंसुलिन देते हैं तो उनके गुर्दे ख़राब होते हैं या गुर्दे बेहतर हो जाते हैं, और उनका मसल मैस जो आपने कहा था, पट्टे जो हैं वो छोटे या कमज़ोर हो जाते हैं, तो मसल मैस बेहतर हो जाता है,
ताकत, एनर्जी बेहतर हो जाती है, दर्दें कम हो जाती हैं? क्या इंसुलिन असर अंदाज होता है? इंसुलिन का बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, लेकिन वो मसला है कि कोई ऐसी इंसुलिन हम ना दें जो शुगर को लो करे। शुगर को लो करने वाली इंसुलिन ऐसी होती है जैसे 70-30 वो लो कर सकती है, या ऐसी जो मील टाइम जिसका प्रेंडियल इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो आपकी शुगर को बढ़ा सकती है, लो कर सकती है। तो इसलिए वो मतलब जैसे बेजल इंसुलिन है, जैसे ग्लार्जिन है या और दूसरी डेटिमेर है, अगर हम ऐसी इंसुलिन का इंतखाब करते हैं डेफिनेटली आपकी सेहत को भी बेहतर करती है, आपके शुगर कंट्रोल को भी बेहतर करती है, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होता और आपके मसल मैस को भी फ़र्क डालती है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, बहुत शुक्रिया, बहुत ही सैर हासिल और अच्छी गुफ्तगू आपने की, बहुत फ़ायदेमंद। आपका बहुत शुक्रिया मिस। ख़वातीन हज़रात, हमें बताते रहिएगा, अपनी फ़ीडबैक से नवाजते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।